बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन हर शोबे में अपना अलग मकाम रखती हैं और जिस शोबे में भी जाती हैं वहाँ अपने काम और लगन से वो कारनामे सर अंजाम देती हैं जिसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक नहायत ही मुक़द्दस शोबे यानी तिब से है, लेकिन ये वो ख़ास डॉक्टर हैं जिनका काम सबसे ज़्यादा अहम और नाजुक होता है। इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के कंधों पर बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है कि उनको ज़च्चा और बच्चा दोनों की जान की हिफाजत करते हुए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर कारबंद रहकर तमाम मामलात को नहायत महारत और समझदारी से पाया तकमील तक पहुँचाना होता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत का ताल्लुक़ भी ऐसे ही शोबे से है। आप एक तजर्बाकार गायनकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छी कालम नगार हैं। आप प्रोग्राम में होस्टिंग भी कर चुकी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और बहुत कुछ जो हम उनसे जानेंगे। आज की इस पाकिस्तानी बैठक में बहुत सारे सवालात उनसे करेंगे और उनकी ज़ाती शख्सियत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आज की मेहमान मोहतरमा डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम इनायत किया ताकि हम आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर सकें। आपका ताल्लुक़ भी ऐसे शोबों से है। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सुन रहा था तो मैं हैरान था कि पहले क्यों नहीं मिला मैं आपसे। बहुत शुक्रिया। माय बैड लक। हमारी भी सेम है कि मुझे पहले आना चाहिए था आपके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इससे पहले कि गुफ्तगू आगे लेके चलें आपके ख़ानदान के हवाले से, आपकी बैकग्राउंड के हवाले से, ताकि फिर आइंदा वाले जो सवालात हैं उनमें मेरे लिए आसानी पैदा हो। पाकिस्तान में मैं पिंडी और लाहौर दोनों जगह से बिलोंग करती हूँ। मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन पिंडी हूँ, लेकिन फैमिली बेसिकली सेटल लाहौर में है। अच्छा, तो आपकी तालीम कहाँ से शुरू की? मैंने बचपन का स्कूल और फिर उसके बाद एफएससी तक मैंने पिंडी में पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने अपना मेडिसिन जो है एमबीबीएस वो मैंने लाहौर से फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से पढ़ा। तो थोड़ा सा ख़ानदान का भी तारफ़ करा दें, क्योंकि माशाल्लाह आपका सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है, तो थोड़ा सा हम उसकी तफसील भी जानना चाहेंगे। कोई नहीं, बस काज़मी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। माँ बाप की तरफ से भी काज़मी हूँ और हस्बैंड की तरफ से भी काज़मी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने जो इब्तदाई तालीम पिंडी में की, उसका कैसा तजर्बा रहा आपकी सहेलियों के हवाले से, आपका जो टीचर्स के हवाले से? तजर्बा तो एक्साइटिंग ही होता है। बचपन तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है, वो तो मेरा ख्याल है कोई भी हो उसे अपना बचपन अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ थी मेरे पास। मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत बचपन में ही शुरू हो गई थी। अच्छा। और मैं उस ज़माने में ही पब्लिक स्पीकिंग में आ गई थी, लिखने में आ गई थी, कंपेयरिंग में आ गई थी। तो स्कूल में मैं बहुत जानी जाती थी। माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे तो उस दौर की बातें याद करके बहुत मज़ा आता है। ये तो है। तो आपको फैमिली जो है आपकी ख़ानदान को, क्योंकि सैयद फैमिली से आपका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सैयद फैमिलीज़ होती हैं या जो ज़्यादा मजहबी लोग होते हैं वो तो बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। तो कभी आपको ऐसी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? इल्म जो है वो वैसे हमारी मीरास है, तो ये कैसे हो सकता है कि बंदा सैयद हो और इल्म से दूर रहे। मेरा ख़ानदान या मेरे वालिद बहुत इल्म दोस्त आदमी थे, और बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि मेरे अब्बा एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। अच्छा। उन्हें पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थीं, और वो ये बात अलग कहते थे कि लड़कों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों को इस काबिल ज़रूर करो कि कल अगर उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो वो ना भाइयों की तरफ देखें और ना कभी पीछे पलट के देखें। उनके पाँव तले अपनी ज़मीन हो और उनके सर के ऊपर अपना आसमान हो। वाह। तो मेरे अब्बा जो हैं वो गो के ही वॉज बेसिकली ही वॉज रिलीजियस टू, बट ही वॉज अ ग्रेट फेमिनिस्ट। तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। माशाल्लाह। तो आप जब आपने जैसे बोला कि आपने होस्टिंग भी स्कूल दौर में शुरू कर दी, तो किस दौर पर पहले प्रोग्राम आपने होस्टिंग किया?
मैंने बचपन में रेडियो जाना शुरू किया था। अच्छा। मैंने पूरा बचपन रेडियो किया और उसमें उस दौर में मतलब मैं छोटी सी थी तो रेडियो जाके मुझे बहुत मज़ा आया करता था। और स्कूल में तो मैं क्लास 4-5 के बाद मैं पब्लिक स्पीकिंग में आ गई थी। और उस ज़माने में पाकिस्तान नेशनल सेंटर बहुत एक्टिव हुआ करता था। तो पाकिस्तान नेशनल सेंटर में इंटर स्कूल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो जिसमें मैं हमेशा अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया करती थी और ऑब्वियसली इनाम जीतती थी। तो रेडियो में बतौर एंकर जाती थी या फिर कोई और? बेसिकली एंकर तो मैंने उस ज़माने में इतना रेडियो में नहीं किया, छोटी थी, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेट करती थी बच्चों के प्रोग्राम्स में और फिर कुछ और ऐसे ही इकबाल डे के हवाले से और फिर कुछ क्विज़ के प्रोग्राम्स होते थे उनमें, लेकिन वो काफ़ी लंबा अरसा मैंने किया। होस्टिंग जो मैंने की है, जो प्रॉपर होस्टिंग की है मैंने वो मैंने टीवी पे की है और वो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के दौर में की है। वो मैंने बचपन में नहीं की। बचपन में नहीं की। जब पीटीवी पे आप लाहौर से आके फिर किया जी, आपने? मैंने पीटीवी लाहौर से आके कुछ प्रोग्राम्स किए हैं मैं। तो कौन सा प्रोग्राम था, उसका फॉर्मेट क्या था? शुरू जिससे मैंने किया था वो तो एक जैसे उस ज़माने में म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हुआ जी जी। करते थे कि वो दरमियान में एक एक गज़ल है और दरमियान में फिर आपकी जो कॉम्पेयर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराती है। तो इसी तरह वो म्यूज़िक का एक प्रोग्राम था शहर वफ़ा के नाम से, अच्छा। मैंने वो किया। उसके बाद फिर एक और था बिसाते नगमा, वही फॉर्मेट के गाने और फिर दरमियान में कॉम्पेयरिंग। और उसके बाद फिर एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन में एक प्रोग्राम चला था उस ज़माने में ट्रैफ़िक के हवाले से कि कैसे लोगों में ट्रैफ़िक अवेयरनेस बढ़ाई जा जी। सकती है। तो उसमें मैं एक ट्रैफ़िक में के एक एसपी थे, उनका मैं इंटरव्यू किया करती थी। अच्छा, उनका रेगुलर बेस पे जी, जी, जब वो ये पूरी इंटरव्यू, तिमाही 1 या 2 तिमाहियाँ वो प्रोग्राम चला था। जो दूसरे प्रोग्राम थे उस वो भी 2-2 तिमाहियाँ चले हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर उसको छोड़ा क्यों? बस उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। रोशनी ना रही। उसके बाद मेरी एजुकेशन ख़त्म हो गई। मैं लाहौर छोड़ के वापस पिंडी आई और मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई तो फिर आप सब कुछ छोड़ दिया। उससे पहले आप कॉलम भी लिखती रही हैं। कॉलम उस दौर में नहीं लिखे, उसमें ये है कि मैं जंग के साथ अटैच थी। ठीक है। वासिफ नागी लाहौर में होते हैं, उनके साथ हेल्थ के बहुत फोरम्स पे मैंने इन्वॉल्व थी। फिर एक उस ज़माने में वासिफ नागी ने ही शुरू किया था कि सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करना और स्टूडेंट पैनल के साथ। अच्छा। तो मैं हमेशा उन स्टूडेंट पैनल्स में शामिल होती थी, बल्कि लीड होती थी मेरी। तो उसमें फिर मैंने बहुत सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, जैसे मोहम्मद अली ज़ेबा, आबिद अली, यूसुफ सली, तहमीना खर और वो सारा कुछ मेरा साथ साथ चलता रहा। लेकिन ऐसे जो और इसके अलावा मैं जो मेरा फ़ातिमा जुना के जो मैगज़ीन है, पहले मैं उसके एडिटोरियल बोर्ड में शामिल थी जब मैं जूनियर थी, और जब मैं फ़ाइनल ईयर में पहुंची तो मैं उसकी एडिटर बन गई, उसमें लिखती लिखाती थी। लेकिन इस तरह प्रॉपर जो अखबार में कॉलम्स लिखते हैं वो मैंने नहीं लिखे। अच्छा। फ़ीचर्स 1-2 ज़रूर लिखे थे जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ का इंटरव्यू करके या डाटा इकट्ठा करके वो भी जंग के लिए किया था। एक आध चीज़ शायद मैंने उस ज़माने में पाकिस्तान शुरू हुआ था, रोज़नामा पाकिस्तान, तो वो किया था। लेकिन प्रॉपरली लिखना नहीं शुरू किया था अखबारों में। तालीम मुकम्मल होने के बाद आप वापस पिंडी गई, फिर शादी हो गई, जी। तो फिर डॉक्टरी कब शुरू की? नहीं, मैंने डॉक्टरी कभी नहीं छोड़ी। आप ऐसा अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ पकड़ लें और दूसरी छोड़ दें। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। आप जब आप एक प्रोफ़ेशन को आपने इख्तियार किया है और जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, आपने उन सबको साथ लेके चलना होता है। तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी भी चली, मैरिटल लाइफ भी चली, बच्चे भी हुए, पढ़ाइयाँ भी की, जॉब भी चली। मैंने अपनी फ़ील्ड में स्पेशलाइजेशंस की, सारी फेलोशिप्स की और बस सब कुछ साथ साथ किया। तालीम तो आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हासिल की हुई है। मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट थी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा आपने कौन कौन सी मास्टर डिग्रीज हासिल की हुई हैं? मैंने बेसिकली तो आपको पता ही है कि जो बेसिक डिग्री आपके पास MBBS की होती है, जी।
और MBBS ऐसे ही है जैसे आप किसी भी चीज़ में बैचलर कर लें, अच्छा। यानी बैचलर ऑफ BBA कर लें जी, या जी। BCS कर लें, तो उसके बाद वो आपकी बेस होती है और उस बेस के बाद आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिल्डअप करना होता है, कोई ना कोई आपने स्पेशलिटी ज्वाइन करनी होती है। तो स्पेशलिटी मेरी गायनी थी, तो उसमें फिर मैंने फेलोशिप की, मेंबरशिप भी की और फेलोशिप भी की। वो काफ़ी सालों की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के बाद उसके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं और वो आपकी जॉब के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वो सारी प्रोफेशनल चीज़ें अस्पतालों में हो रही होती हैं, लेकिन पढ़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। और वो करने के बाद फिर स्पेशलिटी बन गई मेरी गायनी, उसमें फिर मैंने बहुत अरसा काम किया, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन फिर दौर और आगे बढ़ा तो फिर ज़माना आ गया सब स्पेशलिटी का, जी। या जिसे आप सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन है लेकिन नाउ यू हैव टू रिफाइन योर सेल्फ फर्दर। तो मैंने सब स्पेशलिटी फिर ढूंढी अपने लिए। मुझे एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अच्छा। और मैं चूँकि मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और मैं जो लोग स्पेशलाइज कर रहे होते हैं मैं उनको भी पढ़ाती हूँ और सुपरवाइज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बाकायदा तौर पे करूँ। तो इसलिए फिर मैंने हॉलैंड से एजुकेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। अच्छा। तो अब मैं सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी से जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाती भी हूँ, उनकी मैं अपने हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और जो यहाँ पे एक चीज़ है, जो लोग स्पेशलाइज कर रहे होते हैं उसका एक बोर्ड है, ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड। तो जो लोग वो बोर्ड कर रहे होते हैं उनको मैं सुपरवाइज भी करती अच्छा, हूँ। माशाल्लाह। एक तो मैंने ये किया और उसके अलावा ये तो मेरी बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ थी, लेकिन क्लिनिकली भी मैंने एक चीज़ और ऑप्ट की, और वो मैंने इसलिए ऑप्ट की कि डायबिटीज़ या शुगर जो है वो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया की बहुत शदीद प्रॉब्लम है। जी, जी। पूरा का पूरा जो एशिया है उसमें एक किस्म की ये एपिडेमिक के तौर पे, यानी वबा के तौर पे इख्तियार कर गई है और लोगों में इसमें की अवेयरनेस नहीं है। और कभी ये ज़माना आएगा कि 100% लोग जो है वो डायबिटीज़ का शिकार होंगे। तो मैंने सोचा कि इसको भी मुझे अपनी गायनी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं जो फिर शुगर का शिकार होती हैं और वो फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसको करना चाहिए। तो फिर मैंने UK से लेस्टर यूनिवर्सिटी से डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया। अच्छा। तो वो ये दोनों अब मेरी सब स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं और मैं डायबिटिक क्लिनिक रन करती हूँ। और एजुकेशनिस्ट भी हैं आप माशाल्लाह। जी, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तो आप चूँकि मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टरी को मज़ीद आगे लेके चलूँ, मैं फिर वापस जाना चाहूँगा फिर आपको कालम नगारी के ऊपर, कि आप कालम लिखती रही हैं। आपने जैसे बोला, आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ? कुछ नहीं, बचपन से जब मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं जाती थी तो बेसिकली मैं स्पीचेस किया करती थी, स्पीचेस एंड डिबेट्स। तो शुरू में तो ये है कि मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने मुझे सिखाया भी स्पीच करना और उसके बाद लिख के भी दी, क्योंकि वो टीचर थी और बहुत अच्छा वो भी लिखती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब तुम अपनी स्पीचेस खुद लिखा करो। यस। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे मोटिवेट किया और मैंने लिखना शुरू किया। वो ठीक कर देती थी, उसकी इस्लाह कर देती थी, तो वो एक किस्म का फिर मुझे वो लगा कि नहीं, जब मैं बोल सकती हूँ तो मैं लिख भी सकती हूँ। और फिर उसी ज़माने में जब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रही थी तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि हम कुछ मुकाबले ऐसे होते थे कि जिसमें आप जाते हैं और आपको टॉपिक दिया जाता है और आपने वहीं बैठ के कुछ एक ख़ास वक्त में 1 घंटा या 1.5 घंटे में आपने एक मज़मून लिख के देना होता है। तो वो जब मैंने स्पीचेस लिखनी शुरू की तो फिर मेरी टीचर्स ने कहा कि तुम उसमें भी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती, क्योंकि तुम अच्छा लिखती हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसमें करना शुरू किया। तो उसमें जब भी मैं लिखती वहीं बैठ के किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे उसमें ज़रूर इनाम मिलता। माशाल्लाह। उससे मुझे पता चला कि ठीक है, मैं बोल सकती हूँ तो मैं लिख भी सकती हूँ। वो बात आगे बढ़ी और फिर मैं जो स्कूल की बज़्म अदब और लिटरेरी सोसाइटी थी उसकी मैं प्रेसिडेंट बन गई, माशाल्लाह। और उसमें भी फिर सारा कुछ मैं अपने जो स्क्रिप्ट्स होते थे कंपेयरिंग के वो मैंने हमेशा ख़ुद लिखे। अच्छा। फिर मैं जब मैं FSC में गई तो FSC में पिंडी में मैं CB कॉलेज में FSC कर रही थी और
उस ज़माने की जो वो सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह, उसमें रूल ये होता है कि जो कॉलेज में बीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो उन लिटरेरी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन लड़ते हैं या उसका वो जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो मैं एफएससी सेकंड ईयर में थी और मैं बहुत ज़्यादा इंटर कॉलेजिएट डिबेट्स में दूसरे शहरों में जाया करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट तो मैं होने की बहुत शदीद अहल हूँ। तो मैंने कॉलेज अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ और इलेक्शन के लिए मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा साइंस स्टूडेंट, और वो भी एफएससी के स्टूडेंट ने तो कभी किया ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हमेशा बीए। तो मैंने कहा अगर मेरे से बेहतर कोई कैंडिडेट है जी जी। तो फिर तो ज़रूर, लेकिन मैं इसको compete करना चाहूँगी। और मैंने compete किया और फिर ये पहली दफ़ा हुआ कि एफएससी की तालिबा जो है अच्छा। वो डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी। माशाल्लाह। तो उसमें भी फिर मैं जो प्रोग्राम करवाती थी उनके जो भी कंपेयरिंग या जो भी स्क्रिप्ट होता था वो मैं ख़ुद लिखती थी। फिर मैं फ़ातिमा जिन्ना पहुंची, तो फ़ातिमा जिन्ना में भी हमारी लिटरेरी सोसाइटी थी और मैगज़ीन कमेटी थी, तो उसको फिर मैंने शुरू से ज्वाइन किया और उसको भी मैंने हर चीज़ मैंने खुद ही लिखी। वो मीनवाइल करते करते और स्पीचेस भी खुद ही लिखी। फिर मैंने जंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया। जी जी। तो बस लिखना तब से था, लेकिन ये है कि आखिरी चीज़ मैंने शायद जो लिखी वो 1990 में थी, जिस साल मैंने ग्रेजुएशन की। और उसके बाद 91 में मेरा हाउस जॉब ख़त्म हुआ और 91 में ही मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने नहीं लिखा। लेकिन इतने सालों के बाद इस साल के शुरू में मैंने दोबारा लिखना शुरू किया और मैंने दोबारा कलम हाथ में पकड़ा। उसकी भी एक वजह है वैसे। अच्छा, वो जानना चाहूँगा ज़रूर। ये साल मेरे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ साल था। इसे उदास करने वाला साल कहें, अच्छा। या जुदाई का साल कहें, कुछ भी कहें। मेरी वालदा जो काफ़ी अरसे से बीमार थी, अल्जाइमर डिमेंशिया की शिकार थी और मेरी उनसे बहुत शदीद अटैचमेंट थी बचपन से। मेरा ख्याल है हर किसी की होती है, जी जी। लेकिन शायद इमोशनली मेरी बहुत ज़्यादा थी। तो इस साल 18 जनवरी को वो हमसे जुदा हुई और मैं बहुत अपसेट थी। और मेरा ख़्याल ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को कैसे अपने आप को तसल्ली दूँ या अपने आप को कैसे इस गम से बाहर निकालूँ। तो बस उससे मुझे लगा एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही कि मैंने अम्मी पे कुछ लिखना है। तो मैंने पहला जो मज़मून लिखा और वो मैंने हॉस्पिटल में बैठ के, मैं थोड़ी सी फारिग थी और थोड़ी अपसेट थी, तो मैंने एक ख़ाली कमरे में गई और मैंने वहाँ बैठ के लिखना शुरू किया और मेरा पहला मज़मून था अम्मी प्यारी अम्मी। अच्छा जी। और उसके बाद चूँकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ अपसेटिंग थी, तो अगले ही दिन मैंने फिर अपना दूसरा मज़मून लिखा। अम्मी प्यारी अम्मी भी वैसे छप चुका है और दूसरा जो मैंने लिखा वो था मैंने अपनी माँ को कतरा कतरा पिघलते देखा। हाय हाय हाय। तो वो इट वाज़ वेरी वेरी फैक्चुअल। यानी जो कुछ उनके साथ हुआ और जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया उसको मैंने वैसे ही बयान कर दिया। तो ये दो मज़मून मैं लिख चुकी और उसके बाद कुछ और चीज़ें भी थीं जो फिर शायद ख़ुद ब खुद कलम में उतर आई थी। जी जी। तो मैंने 2-3 दिन बाद दोबारा एक और चीज़ लिख दी और फिर एक और चीज़ लिख दी। छपवाने का नहीं सोचा था, मैं सिर्फ लिख रही थी। लेकिन चूँकि मैं पढ़ती हूँ काफ़ी चीज़ें, जाके वेबसाइट्स पे देखती हूँ, तो मैं कॉलम काफ़ी पढ़ा करती थी humsab.com.pk पे। जी जी। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलम्स होते हैं वहाँ पे और मैं कुछ लोगों को वहाँ पे बाकायदा फ़ॉलो करती थी। अच्छा। जिसमें 2-3 मेरे पसंदीदा कॉलम निगार हैं, तो मैं उनको फॉलो करती थी। तो एक दिन मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि मैं काफ़ी उसमें नई नई तहरीरें भी देखती हूँ, यानी नए लिखने वालों की, तो मैं क्यों ना अपनी तहरीर भेज दूँ।
और जब मैं भेजने की बारी आई तो मेरे पास अब बहुत सारी तहरीरें लिखी हुई थी, जिसमें अम्मी वाली भी थी और दूसरी भी थी, लेकिन अम्मी वाली भेजने का हौसला नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसमें से एक और तहरीर जो लिखी हुई थी वो मैंने हम सब वालों को भेजी। और मेरा नहीं ख्याल था कि वो यानी फ़ौरन छपेगी, लेकिन एक ही दिन बाद शायद मैंने अपनी ईमेल खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि जी अच्छा। आपकी ये तहरीर छप चुकी है। वाह। और वो तहरीर काफ़ी पसंद की गई और उस चीज़ से शायद मुझे इनकरेजमेंट हुई कि जो मैं बाकी लिख चुकी हूँ मैं वो भी भेजती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जी। तो फिर मैंने बाकी भी भेज दी और बस यूँ चल सो चल। ये दूरंदेशी आपकी बहन ने देखी थी कि आपके अंदर ये फ़न छुपा हुआ है, टैलेंट है आपके अंदर? शायद वो तो बहुत बचपन की बात है। जी, जी। और वो बेसिकली मैं अपने आप को जो समझती थी, मैं अपने आप को समझती थी कि मैं बोलती अच्छा हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग में चूँकि रही हुई थी और उसके बाद फिर मैंने कंपेयरिंग भी की थी, तो मुझे लगता था कि शायद आवाज़ और बोलने का फ़न है मेरे पास। लिखने का मैंने कभी बचपन में जो कुछ लिखा या जवानी में या नौजवानी में कॉलेज लाइफ में जो कुछ लिखा उसको मैंने कभी ऐसे प्रॉपरली ओन नहीं किया कि अच्छा। मैंने वाकई कोई काम किया है। लेकिन ये है कि इन सारे सालों में, क्योंकि 90 के बाद मैंने जो आप खुद हिसाब लगा लें कितने साल गुजर गए। लेकिन ये है कि कभी मैं अगर किसी को कभी कोई विश करती थी, जैसे सालगिरह की मुबारक देनी है या अगर मैंने किसी को अपने घर किसी दावत का इनविटेशन भेजना है, तो मैं हमेशा उर्दू में लिखती थी और उसको थोड़ा सा मैं पोएटिक लिखती थी। अच्छा। तो वो मेरे जो इनविटेशंस होते थे या जो ग्रीटिंग्स होती थी किसी भी चीज़ की, नए साल की हैं या सालगिरह की हैं, तो वो उसका बड़ा मुझे रिस्पांस मिलता था कि ये बहुत ज़बरदस्त तुमने लिख के भेजा है, इसमें बड़ी वो शायरी है या सारा कुछ है। तो मैं कहती थी हाँ बस शायद मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ तो वो इस तरह चीज़ें आ जाती हैं बीच में। तो लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं कभी बाकायदा तौर पे दोबारा लिखना शुरू कर दूँगी। ये मेरा ख़्याल ये है कि ये मेरी अम्मी की वफ़ात ने ये चीज़ मेरे अंदर से दोबारा निकाली है। जब घर पे आप आ रहा था, मैं जब इधर उधर देख रहा था, हर एक चीज़ जो है ना यूनिक पड़ी हुई है। आप पोर्ट्रेट भी है, ये जो पेंटिंग भी है, ये सारी कीमती चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। फर्नीचर भी आपका टोटली डिफरेंट है, जो आपने जो कलर कम्बिनेशन किया हुआ वो भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये सारे काम आप खुद करती हैं, कैसे करती हैं या किससे करवाती हैं? आपको यह शौक़ किस तरह आया, जबकि आपकी ज़ाती ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, कॉलम में भी और दूसरे मामलात में भी, इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकालती हैं आप फिर? देखिए, आपको बेसिकली सिर्फ अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए और मुझे वो आती है कि मैं टाइम मैनेजमेंट। और दूसरी बात जो है ये मैं किसी से नहीं करवाया, ये मैंने ख़ुद किया है। मुझे थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशंस की और थोड़े सा मुझे अरेंजमेंट्स करने की या यूँ समझ लीजिए कि इंटीरियर डेकोरेशन का मुझे शौक़ है। बेसिकली शायद मैं क्या कहना चाहिए कि खूबसूरत चीज़ें या अपने इर्द गिर्द चीज़ें खूबसूरती पसंद करती हूँ। उसमें मैं ये पसंद करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो यूनिक नज़र आए या उसमें एस्थेटिक सेंस हो और ऐसी हो कि वो बाकायदा बोल बोल के कहे कि हाँ किसी ने इसे प्लान किया है या किसी ने ऐसा तराशा है। ये सरकारी घर है और बेसिकली सरकारी घरों में सरकारी फर्नीचर हुआ करता है। लेकिन जब मैं यहाँ के 10 साल पहले 11 साल पहले आई तो, और मैं पहले भी किया करती थी, मैं पाकिस्तान में भी हस्बैंड का ताल्लुक आर्मी से था, तो हम हर 2 साल बाद जगह चेंज हो जाती थी, किसी और स्टेशन पे चले जाते थे। तो बेसिकली आर्मी वाले भी कुछ लोग इस ख्याल के वो होते हैं कि अपनी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी तो उन पे पैसे ना लगाए जाएं या ना ख़रीदी जाए, सरकारी चीज़ों से काम चलाया जाए। लेकिन मैं हर जगह जाके अपना घर एक नए सिरे से, एक नया घर
उसको डिज़ाइन करती थी और उसकी डिफरेंट कलर स्कीम बनाने की कोशिश करती थी। तो मेरे माजी में जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट कलर स्कीम्स, मैंने यानी ढेर कलर्स इंजॉय किए हुए। और फिर जो भी हमारे घर आता था तो वो उस सारी स्कीम को देख के या फर्नीचर को देख के वो काफ़ी उसको मज़ा आता था कि किसी ने इसमें बाकायदा तौर पे अपना मिजाज या अपना दिमाग इसमें डाला है। यही बात मैंने यहाँ आके की। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये था कि ये हम पाकिस्तान से बहुत दूर थे और लेकिन ये कि मैं फिर भी इसमें पाकिस्तानी टच भी देना चाहती थी, ट्रेडिशनल, एंटीक प्लस मॉडर्न। तो मैंने फिर घर के लिहाज से प्लानिंग की कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे एंटीक फ़र्नीचर बेसिकली बेइंतहा पसंद है। और तो आपने इस्लामाबाद गोलड़ा मोड़ पे फ़र्नीचर पड़ा देखा होगा। ये जो फ़र्नीचर है ये बेसिकली वही गोलड़ा मोड़ वाला फ़र्नीचर है। अच्छा। और इसमें मैंने प्लान किया कि हम पाकिस्तान से क्या कुछ ला सकते हैं। इसके पीछे बहुत जिद्दोजहद है, वो मेरे मियाँ ने की, क्योंकि पाकिस्तान से फ़र्नीचर स्पेशली जो सेमी एंटीक हो वो भी लाना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमें बाकायदा परमिशन लेनी पड़ी। और फिर इस्लामाबाद से ये फ़र्नीचर कराची गया, कराची से ये कार्गो हुआ और यहाँ आया। और यहाँ मैंने प्लान किया था क्योंकि ये घर पुराना ब्रिटिशर्स के ज़माने का बना हुआ है, तो इसमें ये बड़े बड़े फ्रेंच विंडोज़ नुमा डोर्स हैं। तो नॉर्मली लोग इस पर कर्टन्स लगाते हैं और ये सारी इनकी खूबसूरती छुप जाती है। तो मुझे आइडिया आया कि नहीं, मैं एक दरवाज़े पे मैं लकड़ी का वो दरवाज़ा लगाऊंगी जो एंटीक डोर है, और बाकी दो पे फिर पर्दा लगा, उसके साथ नहीं जा सकता। तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई चीज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की जो चिकें हैं जो ऑर्डर पे और साइज़ पे और अपने कलर्स पे तैयार होती हैं, तो फिर मैंने वो चिकों का ऑर्डर दिया, उसका बाकायदा नाप लेके और कलर कॉम्बिनेशन फिर मुझे ऐसा चाहिए था कि जो एंटीक के साथ भी जाए और मॉडर्न के साथ भी जाए। तो फिर मैंने और साथ में मुझे फ्लोरिंग पे मैंने अफ़गानी कारपेट सेलेक्ट किए। तो वो फिर मैंने इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो चिकों की सूरत में उसमें दिया कि जो कलर सबके साथ जाए, एंटीक के साथ भी और मॉडर्न के साथ भी। बाकी जो आप इर्द गिर्द एंटीक्स देख रहे हैं, मुझे शौक़ है एंटीक कलेक्शन का। तो मैं जहाँ भी दुनिया में कहीं जाती हूँ, मैं कुछ और शॉपिंग करने की बजाय मैं उनकी जो एंटीक की दुकानें होती हैं या उनके जो कुछ इस तरह के बाज़ार लगते हैं जहाँ पुरानी चीज़ें बिकती हैं, मैं उसमें ज़रूर जाती हूँ, उसको खंगालती हूँ, कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेती हूँ। पेंटिंग्स का शौक़ है, तो जब भी दुनिया में कहीं जाती हूँ मैं वहाँ की आर्ट गैलरी ज़रूर देखती हूँ। अच्छा। म्यूज़ियम और आर्ट गैलरीज़ जाना मुझे बहुत शदीद पसंद है। तो ये जो पेंटिंग है ये एक बहुत मशहूर फ्रेंच पेंटर है मोने, और मोने ने बेसिकली बहुत सारा काम किया है वाटर लिलीज़ पे। इनकी तकरीबन 200-250 पेंटिंग्स ही वाटर लिलीज़ में हैं। अच्छा। तो इनका बहुत खूबसूरत काम है। पेरिस में स्पेशली इनका म्यूज़ियम है जिसमें सारी इनकी पेंटिंग्स नज़र आती हैं। तो ये पेंटिंग जो है इसकी तस्वीर मैंने शिकागो में एक आर्ट गैलरी में उतारी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और फिर मैंने वापस आकर सोचा कि मैं मोने की पेंटिंग की क्यों ना कॉपी करवाऊँ। तो बच्चों के स्कूल में एक पेंटर है जिनका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से है, अच्छी पेंटिंग करते हैं। उन्हें एक दफ़ा मैंने अपना आइडिया दिया कि अगर मैं आपको आपकी खिदमात में लेना चाहूँ पेंटिंग की कॉपी कराने के लिए, तो उन्हें आइडिया पसंद आया और फिर उन्होंने ये पेंटिंग मोने की जो है ये हमारे लिए बनाई। अच्छा। और बस ये है। फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ है। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ कुछ यूँ है कि पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता कि इतने सारे शौक़ कहाँ से आ गए, लेकिन आ गए। तो शुरू से कैमरा देख के मैं ज़रा फैसिनेट होती थी कि मुख्तलिफ़ एंगल से तस्वीरें कैसी ली जा सकती हैं या फिर पोर्ट्रेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो वो बेसिकली फिर मैंने शौक़ पूरा किया बच्चों पे कि जब बच्चे पैदा होना शुरू हुए और तो मैंने बच्चों के फिर हर दौर की, हर ज़माने की मैंने उनकी पोर्ट्रेट्स बनाई। और मैंने उस ज़माने में कैमरा से काम करना शुरू किया जब अभी इतना कॉमन नहीं था। तो अब पता नहीं ये सारा कुछ कैसे हुआ, लेकिन ये आई थिंक ये साथ साथ था मेरे, और ये अंदर से बवक्त ज़रूरत निकलता रहा।
अभी तक है सेम? हाँ जी, अभी भी मुझे लगता है कि शायद बेसिकली आई एम नॉट ए साइंस पर्सन, हालांकि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ऊपर हूँ। मैंने सारी स्पेशलाइजेशन से सब कुछ कर ली हुई है और मेरी पेशेंट्स के साथ भी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टिल मुझे, चूँकि मैंने आपको पहले ही कहा था, खूबसूरती मुतासर करती है, तो वो उस खूबसूरती में फिर पेंटिंग भी आती है, फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आती है, फिर कपड़े बनाना भी आते हैं, लिखना भी आता है, शायरी भी आती है, बोलना भी आता है। स्काई इज़ द लिमिट। वो तो है। तो ये सारे काम आप करती रही हैं, कर रही हैं और करती रहेंगी इंशाल्लाह। तो फिर एजुकेशनिस्ट? वो मैंने आपको बताया पहले कि मैं चूँकि पढ़ा रही थी, मैंने पाकिस्तान में भी पढ़ाया है। मैंने पाकिस्तान में निश्तर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, मैंने पाकिस्तान में पिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, और फिर इत्तेफाक से मैं यहाँ आई तो यहाँ भी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही थी और साथ में सुपरवाइज़ भी कर रही थी। तो एजुकेशन से मेरा बहुत शदीद इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ एजुकेशन है जो किसी भी बंदे को कहीं पे भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एजुकेशन पे कभी भी काम नहीं हुआ, और एजुकेशन में काम ना होने की वजह से हमारी जो भी आज हम दुनिया में पीछे हैं और दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे, या अपने हमसाए ममालिक से पीछे हैं जिन्होंने एजुकेशन पे बाकायदा काम किया है, उसकी वजह ये है कि हमने आज तक एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का या अपने आप को अपग्रेड करने का हमने सोचा ही नहीं। तो मैं, चूँकि ये सारी चीज़ें मुझे पिंच करती थी, मैं देखती भी थी और पढ़ाती तो मैं खैर थी ही थी, और मैंने हमेशा ये समझा है कि शायद आई एम बॉर्न टीचर। मुझे जो स्टूडेंट्स के साथ का बॉन्ड होता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो बाद में जब मैंने अपनी सब स्पेशलिटी इख्तियार करनी थी तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट एजुकेशन, कि ये इसमें ना सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स आएंगे बल्कि इसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, क्योंकि मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो जो कि चैलेंज करती है बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीक़ों को, ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ पढ़ाई है ट्रेडिशनल, जिसमें ज़्यादातर रट्टाफिकेशन है, और बेसिकली हम मेमोरी टेस्ट करते हैं कि हाउ मच थिंग्स यू हैव लर्नड, how much things you have memorized, and then you have to reproduce those in your exams. तो वो बेसिकली सिर्फ मेमोरी रिकॉल है। आपने उससे कुछ सीखा भी है कि नहीं, या आपकी जो नॉलेज आपने यहाँ स्टोर कर ली है, आप इस काबिल भी हैं कि नहीं कि उस नॉलेज को आप एक्चुअल सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकें। बेसिकली ये चीज़ टेस्ट करना होती है, और ये चीज़ कहीं पे भी टेस्ट नहीं की जाती पाकिस्तान में। तो इसीलिए हमारे पास जो लॉट निकलती है उसको थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और अपनी परफॉर्मेंस आपने हमेशा प्रैक्टिकली आके डिग्री के बाद दिखानी होती है जी। और उसमें बदकिस्मती से हम बहुत पीछे हैं। इसी वजह से हमारे पास टॉपर तो बहुत हैं, लेकिन रियलिटी वाले जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल नहीं है। टॉपर की वही बात है कि आप नंबर ले लेते हैं, आप 8 किताबें रट लें, आप 10 किताबें रट लें, आपका जो तरीका इम्तिहान है वो सिर्फ आप उन रटी हुई किताबों के आंसर्स ढूंढने में आपके किया जाता है। आपको बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि ये सिलेबस है और ये सिलेबस आपने याद करना है। आपको सिर्फ याद करने पे आपको जो है, आपके अंदर स्किल क्या है या आपके अंदर की जो चीज़ है वो बाहर कैसे लानी है, इस पर जोर नहीं दी। पूरी क्लास है, पूरी क्लास का एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, हर बच्चे का एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, और टीचर्स को सिर्फ ये है कि नहीं ये एक सबक है और इस सबक को कल बच्चे ने सुनाना है 100% रट्टा मार के, ये नज़्म बच्चे ने याद करनी है, या ये स्पेलिंग्स याद करने हैं, या ये सेंटेंसेस याद करने हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि आपने एक रेडीमेड चीज़ तैयार की हुई है और बच्चे ने वो रेडीमेड चीज़ जो है वो सिर्फ अपने मेमोरी के खाने में डालनी है। अब दिमाग में खाली मेमोरी का खाना तो नहीं है, दिमाग में तो आपको तैयार करना है कल के लिए, आने वाले वक्त के लिए, या कल आपकी परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका पहले आपको उसके तजुर्बे में डाला जाए, या आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाए, या स्किल्स सिखाई जाए। तो वो नहीं होता, और इसी वजह से जो लोग टॉपर्स होते हैं वो बेसिकली जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं।
तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, तालीम के बाद चूँकि आपने पूरी तफसील बता दी है, तो जब पहले दिन बतौर डॉक्टर आप ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए जब पाकिस्तान में थी गई, तो उस वक़्त क्या फ़ीलिंग्स थी, और अभी जो मौजूदा आप कहाँ काम कर रही हैं और उसके हवाले से थोड़ी तफसील, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास बहुत सारे ओहदे हैं, तो मैं मुकम्मल तफसील जानना चाहूँगा ताकि उसके बाद फिर मैं एक जगह बाद दीगर अपने सवालात आपसे पूछ सकूँ। आपने वो इतना सारा दुरानियाँ जो है मेडिकल कॉलेज से लेके जॉब से लेके अभी तक का एक ही सवाल में पूछ लिया है। लेकिन बहरहाल जब हम जॉब पे एमबीबीएस करके जब हम एंटर होते हैं तो बेसिकली हमारा वो नया एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि आप जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो आप मेडिकल वार्ड्स में आप थर्ड ईयर से जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और थर्ड ईयर से आपकी पोस्टिंग जो है वो डिफरेंट वार्ड्स में लगना शुरू हो जाती है और आपके साथ जो पेशेंट्स का इनकाउंटर है वो होना शुरू हो जाता है। और बल्कि फ़र्स्ट ईयर से आप डेड बॉडीज़ की डिसेक्शन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कि आप पहले दिन मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और पहले दिन से ही आप डेड बॉडीज़ की यानी एक डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी और उसको आप उसकी चीर फाड़ कर रहे हैं। तो वो आप में जो बैरियर्स होते हैं वो पहले दिन से ही गिरा दिए जाते हैं और उसमें तखसीस नहीं होती मर्द और औरत की, ना डेड बॉडी में और ना ही पेशेंट में। आपने सब कुछ करना होता है। उतने ही मेल्स देखने होते हैं, उतने ही फीमेल्स देखनी होती हैं। डेड बॉडीज़ भी आपने दोनों की डिसेक्शन करनी होती है, बल्कि मेल्स की बॉडी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा मिलती है मेडिकल कॉलेज को नॉर्म औरतों से ज़्यादा। तो इसलिए जब आप एमबीबीएस करके रियलिटी में जब आप जॉब शुरू करते हैं तो आपके पास इतनी पब्लिक डीलिंग उस वक्त तक हो चुकी होती है कि आपके पास कोई ऐसा बैरियर नहीं होता कोई भी। और अगर आप पैशनेट डॉक्टर हैं, अम्मा अब्बा के शौक़ से नहीं बने और ख़ाली पैसे कमाने के लिए नहीं बने या दादा दादी नाना नानी के शौक़ पे नहीं बने, तो फिर आपको वाकई मज़ा आता है अपनी जॉब में। लेकिन अगर आप किसी और के कहने पे बने हैं और वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आई, आपको पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है या आपको मरीज़ों से बात करना पसंद नहीं है या आप मरीज़ों का इनकाउंटर पसंद नहीं है, तो फिर तो आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल मेरे साथ ये मज़े की बात ये थी कि मैं प्योरली अपने शौक़ पे डॉक्टर बनी थी। मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था मुझसे पहले। अच्छा। और मैंने ही डिसाइड किया बहुत बचपन में कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने उसे बचपन से अपनी बुक्स पे लिखना शुरू किया, डॉक्टर ताहिरा काज़मी। अच्छा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम बट इट केम एंड डॉक्टर बनने के बाद या ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं सोच के आई थी कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ। और बाद में भी बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे पब्लिक डीलिंग करने का बहुत मज़ा आता था। मैं कहानियाँ सुनती थी लोगों की, मुझे बात करने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली आई ऑलवेज़ थिंक दैट आई एम ए वुमन ऑफ डायलॉग। तो मुझे लोगों से बातें करने में बहुत मज़ा आता है, नई नई बातें जानने में बहुत मज़ा आता है। और पैसा कमाना मेरा कोई इतना ख़ास मोटिव नहीं था मेडिसिन के पीछे, लेकिन पैसा मेडिसिन में होता है, वो एक बाय प्रोडक्ट है जिसने आपके पीछे आना ही होता है। तो बेसिकली अगर आप नियत ये कर लें कि आप सर्व करने के लिए आए हैं तो बाय प्रोडक्ट ने तो आना ही है, अगर आप एम पैसा ना रखें तो। लेकिन कुछ लोग अगर एम खाली पैसा रखते हैं तो फिर उनका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों फ़र्क हो जाते हैं। मैंने पाकिस्तान में बहुत साल काम किया, मुख्तलिफ़ शहरों में काम किया क्योंकि हस्बैंड आर्मी में थे तो हम घूमते फिरते रहते थे और जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ पे फिर मैं अपनी पोस्टिंग करवा लेती थी और जाके एक नया अस्पताल, एक नई जगह, नए लोग, कभी मुल्तान तो कभी बहावलपुर तो कभी हैदराबाद और नए कुलीग्स एंड न्यू टू लर्न एंड आई वाज ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे बहुत फैसिनेट करते थे नए इलाके और नए शहर। और मैं सबसे पहले नया शहर जाके पुराना शहर एक्सप्लोर करती थी। मैं ड्राइविंग करती थी, मैं गाड़ी लेके खुद ही निकल जाया करती थी अंदरून शहर की गलियों में। मुझे पुराने शहर, पुरानी गलियाँ, पुराने चुबारे, ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। और काफ़ी साल जॉब की वहाँ पे, पेरीफ्री पे भी की, बड़े अस्पतालों में भी की। उसके बाद एक दरमियान में वक्त ऐसा आया कि मुझे यहाँ पे मुझे लगा कि शायद सिस्टम जो है, अब उस सिस्टम के लिए मैं थोड़ी सी उसमें मैं मिसफिट हूँ या मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रही हूँ जैसे मुझे करना चाहिए या जैसे मेरा दिल करता है। और
लॉजिस्टिक्स भी थोड़ी सी उस ज़माने में फिर पाकिस्तान में ख़राब हो गई थी, जैसे दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई थी और बच्चों के स्कूलों पे हमले हो रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बच्चों को जब बाड़ लगे दरवाज़े के पीछे छोड़ के आती थी जहाँ पे बाकायदा बैरियर्स थे, तो सारा दिन बस यही दुआएं करने में गुजर जाता था। और मेरे बच्चों के स्कूल पे हुआ भी था एक दफ़ा हमला पिंडी में, तो उस वक्त हम पिंडी पोस्टेड थे। बहरहाल लॉजिस्टिकली भी चीज़ें कुछ ख़राब थी, जो कि मुझे पिंच करती थी कि आप हर वक्त यही देख रहे हैं कि बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, और गैस आ रही है, गैस जा रही है। तो आपकी जो आधी मेंटल एनर्जी है वो तो उसमें स्पेंड हो रही है। तो देन आई डिसाइडेड कि कोई हरज नहीं है अगर आप हिजरत कर लें। हिजरत जो है वो तो इस्लाम का जो पहला दर्स है या मकाम है वो हिजरत ही है, मक्का से मदीना भी और उससे हबशा की तरफ भी। तो and I always find it very thrilling to go to the new places and stay there and explore there. तो मुझे यहाँ की ऑफ़र हुई और मैं यहाँ पे आई, मुझे अच्छा लगा और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। और ओमान में बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट टोटल नंबर ही पाकिस्तानियों का बहुत कम है। ये जगह शायद पाकिस्तानियों ने एक्सप्लोर नहीं की, या फिर ये है कि म्यूचुअल है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन बहरहाल और सीनियर पोस्ट पे तो बहुत ही कम है। जैसे अपने पूरे हॉस्पिटल में, मेरा 700 बेडेड हॉस्पिटल है, तो अब आप सोच लें कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें कितने ज़्यादा कंसल्टेंट्स होंगे। तो उसमें मैं वाहिद पाकिस्तानी सीनियर कंसल्टेंट हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट जो कि मैं काम कर रही हूँ। सब डिपार्टमेंट्स में मिला के मैं वाहिद हूँ। पहले हुआ करते थे 1-2 और डॉक्टर, लेकिन उनमें से एक रिटायर हो गए और एक वापस चले गए। तो अब आजकल मैं अकेली हूँ। और अगर आप गायनाकोलॉजिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के जो यहाँ पे ओमान में मेरे लेवल के 3 और गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो हम यानी टोटल जो हैं पूरे ओमान में, जिसमें हमसाए मुल्क के शायद सैकड़ों में होंगे, गायनाकोलॉजिस्ट सिर्फ सीनियर कंसल्टेंट लेवल के सिर्फ 4 हैं। अच्छा। तो बस फिर यहाँ ज्वाइन किया, अच्छा लगा काम करके, और बस 10 साल गुजर भी गए पलक झपकते में, पता ही नहीं चला। तो खोला हॉस्पिटल के अलावा दूसरे किसी हॉस्पिटल में भी आपका तबादला हुआ? वो भी एक लंबी स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहें तो। जी जी, लंबी स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करके बताएं ताकि मेरे सवालात अभी बहुत सारे हैं। ये है कि मैंने ज्वाइन तो खोला ही किया था, उसके बाद दरमियान में रुस्ताक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम, उनके पास कोई हेड नहीं था और स्टाफिंग का मसला था। तो देन मुझे वहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बना के भेजा गया था रुस्ताक हॉस्पिटल में, और मैं वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ डिपार्टमेंट बिल्ड किया। मैं वहाँ 2 साल रही, और उस 2 सालों में बल्कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत ऐसे की कि मुझे अपने ज़ाती कॉन्टेक्स्ट में हायरिंग का मौका मिला, क्योंकि स्टाफिंग की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मिनिस्ट्री से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे डॉक्टर्स हायर करने की इजाज़त दी जाए, और चूँकि अदरवाइज़ ये यहाँ पे जो हायरिंग है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन रुस्ताक की प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए मुझे इजाज़त मिली। और फिर मैं पाकिस्तान गई, और चूँकि उसमें ओईसी इन्वॉल्व नहीं थी और यहाँ की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन वो चूँकि मेरे ज़ाती कॉन्टैक्ट से था, तो फिर मैंने पाकिस्तान में जाके अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट से जाके जिन जिन हस्पतालों में मैं काम कर चुकी थी, मुल्तान, पिंडी, लाहौर, मैंने वहाँ से लोगों को बुलाया, इंटरव्यू किया, उनकी सीवीज़ यहाँ पे जमा की, करवाई, और उसके बाद उन लोगों ने आके ज्वाइन किया। और मैं बड़े प्राउडली कहती हूँ कि मैंने 60 डॉक्टर्स हायर किए, और उन 60 में से अभी तक तकरीबन 40 डॉक्टर्स ओमान के मुख्तलिफ़ शहरों में हर लेवल पे काम कर रहे हैं। और लाइक ऐसी सर्विस जो है जिसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं हैं, और इतना बड़ा नंबर आप खाली अपने ज़ाती तरीके से मैंने सर्व किया, तो आई फील दैट आई डिड समथिंग फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल। बहुत सारे जो डॉक्टर्स रात थे जो डिज़र्व करते थे कि जिनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपने उनको ये मौका फराहम किया।
बस ये तो एक छोटी सी कोशिश थी कि अगर लोग आना चाहते हैं तो वाई नॉट। और यहाँ भी पता चलना चाहिए कि पाकिस्तानी डॉक्टर भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और कैसे एग्जिस्ट करता है। वो भी एक मुझे लाने वाले भी बेसिकली एक इसी तरह एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे, यहाँ पे हुआ करते थे मिनिस्ट्री में। ही वॉज ऑल्सो वेरी पेट्रियाटिक एंड टू मच नेशनलिस्ट। डॉक्टर आसिफ मंसूरी साहब थे, तो उन्होंने उस ज़माने में पाकिस्तान से हायरिंग नहीं हुआ करती थी डॉक्टर्स की, एंड ही वाज अ वन कि जब वो हायरिंग डिपार्टमेंट में आए तो उन्होंने ये कोशिश की कि व्हाई नॉट पाकिस्तानी डॉक्टर। और उन्होंने उस कोशिश के नतीजे में वो बहुत लोगों को लेकर आए एंड आई वाज वन ऑफ देम। और मुझे लाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ भी टीचिंग पोस्ट पे थी और सीनियर पोस्ट पे थी और यहाँ भी मैं उसी तरह आई, तो उसमें लाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि नहीं आप आएँ, ज्वाइन करके देखें। और छोड़ के तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट एंड बाकी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो देन why not to paint a good picture of Pakistan. So he did that with me and मैंने उनकी जो शम्मा थी वो पकड़ी और मैंने उसको लेके मैं आगे बढ़ी, तो मैंने आगे से लोगों को हायर किया। जी माशाल्लाह। चलिए जी, अभी मैं अपने कुछ सवालात की जानना चाहता हूँ कि ये ट्राइमेस्टर में जब बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है? कैसे होती है ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल है। उसकी डिटेल तो शायद यानी समझ ना आए नाजरीन के लिए, और बल्कि शायद उनके लिए दिलचस्पी का बायस ना हो, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि 5 हफ्ते पे हमल के 5वें हफ्ते में दिल की धड़कन जो है वो सामने आ जाती है, और बच्चा बल्कि एक पूरा बच्चा जो है वो एंटिटी वो हमें तकरीबन 5-6 हफ्ते पे वो नज़र आ जाता है। उस वक्त उस बच्चे के पास दिमाग भी उसका है, दिल भी धड़कना शुरू हो गया है, गो के एज़ा बन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस वक्त भी हिल रहा होता है। बहुत छोटा होता है लेकिन ये कि उस वक्त भी हिल रहा होता है। और 3 महीने का जो बच्चा होता है वो तो बाकायदा आपको पूरा का पूरा जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन 5-6 हफ्ते में भी दिल की धड़कन आ जाती है और आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है। तो प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या होते हैं और उसके दौरान हम क्या खुराक और क्या डाइट होनी चाहिए जो बेहतरीन नशोनुमा के लिए अहम हो? प्रेगनेंसी के बेसिकली 9 माह होते हैं और हर 9 माह को 3-3 महीनों में डिवाइड किया गया है। और पहले 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अगले 3 माह सेकंड ट्राइमेस्टर है, और तीसरा जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर है। उसमें हर ट्राइमेस्टर की अलहदा रिक्वायरमेंट है। बच्चे का जो वज़न बढ़ता है ख़ास तौर पे वो आखिरी ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। पहले दोनों ट्राइमेस्टर्स में उसके बॉडी एज़ा बन रहे होते हैं या उनकी फ़ाइनल रिफ़ाइनमेंट हो रही होती है। ग़ज़ा जो है हेल्दी डाइट खानी चाहिए। किसी भी चीज़ की ओवर नहीं होना चाहिए कि आप जूसेस पीने पे आए हैं तो जूसेस ही पीते चले जाएं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप बैलेंस डाइट खाएं जिसमें सब कुछ शामिल हो, प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, मुनासिब फ़ैट्स भी हों और फ्रूट्स भी हों। बेसिकली मैं जूसेस के बहुत शदीद ख़िलाफ़ हूँ। ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि जूस पीने वाला जूस से हेल्थ इंश्योर होती है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। लॉट ऑफ शुगर इज़ इन्वॉल्व इन जूसेस, and when you pour that juice into your body cannot handle so much sugar at one time. So basically fruit खाना जो है वो ठीक है कि आप केला खाना चाह रहे हैं केला खा लें, आप माल्टा खाना चाह रहे हैं माल्टा खा लें। Why for all these smoothies and milkshakes and juices? To me it seems very artificial. लेकिन ख़वातीन जो गाँव में रहती हैं ख़ास तौर पर, वो उनकी जो सास होती है, जो उनकी जो वालदा होती है, वो बोलती है जी आप पंजीरी खा लें या जो घी से बनी हुई चीज़ें हैं वो उनको प्रेफर करती हैं। क्या उनको खाने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता? These are all misconceptions which the women think that ghee is very much important. No, ghee is not at all important. आपको वही बात बताई कि घी इज़ टोटली फैट,
एंड इफ़ यू विल टेक टू मच फैट एंड आपने देखा है कि औरतें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और फिर वो वज़न कभी भी नहीं उतार सकती। आपने वेस्ट की औरत देखी है, मगरिब की औरत देखी है कि बच्चा पैदा करने के बाद भी वो अपने उसी पुराने साइज़ पे लौट जाती है कि जी जी। इसलिए कि उसके पास कोई पंजीरियाँ और कोई देसी घी इन्वॉल्व नहीं होते जो हमारे यहाँ की औरत, एक ना तो उसने वर्जिश करनी है और ना ही उसने वो अपने आप खुराक से हाथ रोकना है और फिर लोगों ने दबा के खिलाना है। बेसिकली बच्चे को कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती, जो माँ खा रही होती है बच्चा उसी में से अपनी खुराक ले लेता है। ये अल्लाह ताला ने पूरा एक निज़ाम बनाया है कि जी। कुछ चीज़ें माँ के पास स्टोर्ड हैं पहले से बॉडी में, प्लस जो कुछ माँ खा रही है वो उसमें से ले लेगा। अगर जो है प्रेगनेंसी साइज़ या पेट का साइज़ ठीक बढ़ रहा है और माँ एक्टिव है और बैलेंस डाइट खा रही है तो फिर कोई भी चीज़ ओवर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये पंजीरियों शंजीरियों का कॉन्सेप्ट तो टोटल गलत है। खैर जब मैंने बच्चे पैदा किए थे तो मुझे भी पंजीरियाँ खिलाने की बहुत शदीद कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने बहुत माजरत कर ली थी कि ये मैं पंजीरी शंजीरी नहीं खा सकती, इट्स नॉट फॉर मी। तो आई डोंट थिंक सो। बस बैलेंस डाइट हो, नॉर्मल डाइट है। आप जंक फूड भी ना बहुत ज़्यादा खाएं कि आप सारा वक्त मेयोनीज़ और फैट्स और ये वाला सब, कुछ लोग जैसे कोला ड्रिंक्स और सारा कुछ। मैं बेसिकली बहुत सादा ग़िज़ा की हामी हूँ, वेदर प्रेगनेंसी और नो प्रेगनेंसी। यू शुड टेक वेरी सिंपल डाइट। वो जो हमारी अम्मियों के ज़माने में सालन रोटी होती थी, हम स्कूल से आया करते थे और एक सालन और रोटी पका होता था और साथ में सलाद होता था या थोड़ा फ्रूट होता था, वो दैट वाज द परफेक्ट वे। आजकल जो इतनी कढ़ाइयाँ और इतनी फैंसी खाने हैं, स्पेशली जो कुकिंग प्रोग्राम्स के बाद से जी हैं, जी। और दे आर कॉजिंग ओबेसिटी और लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं और वो मोटापा जो है वो आप में शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां ला रहा है और बेसिकली वो दैट इज़ नॉट हेल्थ। तो फ़िश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ़िश ज़रूर खाएं, लेकिन वो जो मज़ंग की मछली है तली हुई जो भरी जाती है ऑयल से, वो उसका सारा मकसद फ़ोत कर देती है। आप फ़िश खाएं, आइदर ग्रिल खाएं, बेक्ड खाएं। जितना आप फैटी चीज़ें अवॉइड, क्योंकि आप कोई भी मीट खाते हैं उस मीट का 50% वैसे ही फैट्स होता है, उसमें प्रोटीन होता है लेकिन फिर प्रोटीन्स में फ़ैट सेल्स होते हैं। तो आप चाहे छोटा गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त खाएं, आप कुछ भी खाएं, मछली में खैर थोड़ा कम होता है लेकिन फ़ैट्स होती हैं सब में। उसके बाद जब आप उसे फ्राइंग पे डाल देते हैं कि उसमें वो सारा तेल वो चूस के बेसिकली आप, तो आप सोचते हैं ये जो रमज़ान में आप पकोड़े खाते हैं, ये पकोड़ा, एक पकोड़ा जो है वो कितना ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करके बैठा होता है और आप फ्रीली उस पकोड़े को जो है वो आप डालते हैं और आप पता नहीं कितनी कैलोरीज और कितने ग्राम्स ऑयल आप अपने अंदर डाल देते हैं और आपको वो डाइजेस्ट आपकी बॉडी नहीं कर पाती और फिर वो फैट में चेंज हो जाती है और आप, इसीलिए आपने देखा है रोज़ों के बाद कोई पतला नहीं होता। आप बजाय ये कि आप रमज़ान के उस पे जाएं कि आपने कम खाएं, आप इतनी चीज़ें शाम को हंगर पेन्स में खा लेते हैं या अपने आप को सेटिस्फाई करके लिए खा लेते हैं कि मेरा ख्याल है रमज़ान का मकसद फ़ौत हो जाता है। ये तो है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन को शुरू के जो अयाम होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा डाइटिंग नहीं के लिए कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे ही आखिरी माह आते हैं, जैसे कि 7 और 8 मंथ स्टार्ट होता है, तो फ्रूट और जूसेस पर उनको लगा दिया जाता है। क्या ऐसा करना सही है? देखिए वही बात है, आपने कुछ भी चीज़ ओवर में नहीं करनी होती। प्रेगनेंसी इज़ नॉट एन एबनॉर्मल स्टेट, प्रेगनेंसी इज़ वेरी मच नॉर्मल, इट इज़ वेरी मच फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना होता है कि फ़िज़िकल स्टेट से ज़्यादा आपने ख़ातून की मेंटल स्टेट की परवाह करनी होती है कि ख़ातून का जहन जो है वो अच्छा रहे, वो खुश रहे, वो ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहे। ग़िज़ा से ज़्यादा अगर आप उसे ज़हनी ग़िज़ा दे दें तो वो प्रेगनेंसी पे ज़्यादा अच्छा असर डालेगी, बजाय ये कि ख़ातून के घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हों, सास नंदों से लड़ाइयाँ चल रही हों, हस्बैंड से खिच चल रही हो और मेंटली शी विल बी सो स्ट्रेस्ड that whatever she will think or whatever like feelings she will have, all the hormones will affect the baby. So basically खुराक से ज़्यादा मेरा ख्याल ये है कि औरत का पुरसुकून होना दिमागी तौर पे
ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपना बच्चा अच्छा चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी वाला बच्चा चाहिए, तो बेसिकली मेरा ख़्याल यह है कि उसकी माँ को खुश रखना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में अपनी अगली जनरेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चाहिए, तो आप ये सोचें कि, और ये इस बारे में बहुत स्टडीज़ आ चुकी हैं, जूस जो हैं वो बाकायदा प्रेग्नेंट औरतों को मेंटल मैथ्स में और बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ताकि खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ हों दिमाग से, और जब खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी उतनी ही मज़बूत बनती है। हमारे यहाँ टोटल उल्टा है कि घरेलू सियासत इस कदर होती है, और मेरा चूँकि ख़ातूनों से बहुत करीबी ताल्लुक़ है और मैं अरसे दराज से ये स्टोरियाँ सुन रही हूँ, और ख़वातीन डॉक्टर के पास आके खुल भी जाती हैं, उन्हें लगता है कि हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो घर में इतनी शदीद पॉलिटिक्स चल रही होती है, सास हर वक्त अपने से कंपेयर कर रही होती है कि मैंने भी तो बच्चा पैदा किया था, मैंने तो ऐसा वाला नखरा नहीं किया था, और नंदे अपनी स्टोरियों में मसरूफ़ होती हैं, और हस्बैंड ये सारी चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पाता, हस्बैंड को बैलेंस करना नहीं आता, वो इमोशनली इन्वॉल्व होता है अपने घर की माँ बहनों के साथ, और अब ज़िंदगी में एक और औरत आ जाती है जिस औरत की ज़िम्मेदारी उस पर है, लेकिन यह कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं किस खाने में रखूं, क्योंकि होल्ड जो है घर में वो उन औरतों का है जो पहले से मौजूद हैं, और वो उसके साथ उनकी इमोशनल बॉन्डिंग भी है, वो इकट्ठे रेज हुए हैं, वो उस घर में बड़े हुए हैं। तो लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये औरत जो है ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरे जो बच्चे मेरा मुस्तकबिल हैं, ये उनका पार्ट इस औरत के साथ है। तो मुझे इसको फैसिलिटेट करना है ताकि मेरा जो मुस्तकबिल है या मेरे जो बच्चे हैं वो किस तरह के हों और वो कितने हेल्दी हों। और बच्चों की हेल्थ बहुत शदीद डिपेंड करती है माँ की इमोशनल स्टेट से, और माँ की जब इमोशनल स्टेट सारा दिन लड़ाई झगड़ों की नज़र होएगी या तानों की नज़र होएगी, तो आप खुद सोच लें कि उसके अंदर खुशी वाले हार्मोन पैदा होंगे या उसके अंदर गमी वाले हार्मोन पैदा होंगे। और गमी वाले हार्मोन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसके अंदर जब जन्म लेती है, तो वो जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है वो बच्चे को उतना ही अफेक्ट करती है जितना वो माँ के अंदर को अफेक्ट कर रही होती है। जी माशाल्लाह, बहुत डिटेल के साथ आपने बता दिया। तो कुछ कहा जाता है अक्सर घरों में कि अभी आखिरी याम चल रहे हैं, जैसे 7वां 8 महीने के बाद इसको औरत को आराम करने दें, और कुछ लोगों का ख्याल है कि उन दिनों में उसको ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि ऐसे एक्सरसाइज की तरह या दूसरे घर के जो काम हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा काम बेहतर है? मैं फिर कहूँगी कि हर चीज़ को नेचुरल तरीके से गुजारें। ये बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी, उसके अलावा ये ना ही एबनॉर्मल स्टेट है। आपका क्या ख्याल है कि जब डॉक्टर्स प्रेग्नेंट होती हैं तो वो क्या करती हैं? वो बिस्तर पे जाकर लेट जाती हैं। नर्सें प्रेग्नेंट होती हैं, वो क्या करती हैं? बिस्तर पे जाकर लेट जाती हैं। आखिरी दम तक काम करते हैं लोग, और करना भी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज़्यादा काम ना, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, जो आप रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो रूटीन की ज़िंदगी गुजारिए। आप समझिए कि ये आप किसी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट का शिकार नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में पता नहीं मिसकॉन्सेप्ट है या लोग उसे यानी एक रिलैक्सेशन का बहाना समझते हैं कि वो फ़ौरन जाके बिस्तर पे पड़ जाते हैं कि डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट। अब ये बेड रेस्ट की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि बेड रेस्ट की कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है। जिस बच्चे ने आना है उसे आना ही है, और जिस बच्चे ने नहीं आना उसे नहीं आना, चाहे आप उसको 6 माह बिस्तर से नीचे कदम ना उतारने दें। बेड रेस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर बेड रेस्ट की वैल्यू है तो इसका मतलब है कि फिर सारी वो प्रोफेशनल औरतें जो काम करती हैं उनका तो कोई बच्चा ही नहीं होना चाहिए। वो तो काम करते करते उनके सारे बच्चों के मिसकैरेज हो जाने चाहिए, क्योंकि वो काम इतना ज़्यादा करती हैं। ठीक है, हम डॉक्टर जो हैं वो रातों की ड्यूटियाँ करती हैं, दिन को इतना काम करती हैं, ड्राइविंग करती हैं, पढ़ती हैं, बाकी और आखिरी दम तक करती हैं, और उसी आखिरी दम में फिर बच्चा पैदा हो जाता है। टीचर्स करती हैं, नर्सेस करती हैं, बाकी प्रोफेशनल औरतें करती हैं। सो ये टोटली मिथ्स हैं जो कि चलती रहती हैं सोसाइटी में।
जैसे एक और मशवरा है इसी तरह कि जैसे कुछ ख़वातीन होती हैं, उनको कुछ बीमारी होती है, जैसे हेपेटाइटिस सी है, अर्ली स्टेज में है या स्टार्टिंग में है, इस तरह की दूसरी जो बीमारी हैं, अगर शुगर की है, कोई भी बीमारी हो सकती है वालदा को, तो क्या वो बाद में बच्चे के ऊपर भी वो असरअंदाज करती है? वो तो देखें, ये तो अब बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, अब वो अब आपको किस किस चीज़ का हाल सुनाएं, लेकिन शुगर अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ वाली माँ का बच्चा जो है उसके मोटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्यूचर में शुगर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पैदाइश के दौरान अगर बच्चा साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, वज़न ज़्यादा हो गया है, तो गड़बड़ होने का निशान होता है, इम्कान होता है। पैदा होते वक्त उसका शोल्डर फंस सकता है अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी और सी की भी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, लेकिन यह है कि हर चीज़ की कोई ना कोई प्रिवेंशन जो है वो है। और ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें आ चुकी हैं, सिर्फ ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आजकल बड़े ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो ये है कि पिछले ज़माने में जो बड़े ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मर भी जाया करते थे। अपनी जो ताजमहल वाली नूरजहाँ है, वो भी खैर से 14वां बच्चा पैदा करते हुए ही मरी थी, क्योंकि ऑपरेशन नहीं किया जाता था। इसी तरह एक मलका थी यूके की, वो भी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ही मरी थी। तो लोगों को ये नहीं पता कि उस ज़माने में सेफ़ मदरहुड का कॉन्सेप्ट नहीं था। मॉडर्न दौर के साथ सेफ़ मदरहुड का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप माँ और बच्चा दोनों हर सूरत सेफ़ रहने चाहिए। और कभी भी जब आप महसूस करें कि वजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको बड़े ऑपरेशन या सिजेरियन की तरफ ले जाएं। एक वजह तो ये है कि, और इसकी वजह से आजकल ये हुआ ये है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें मटरनल मोर्टेलिटी यानी माँ के मरने की शरह और फीटल न्यूनेटल मोर्टेलिटी यानी बच्चे के मरने की शरह बहुत कम हो गई है। दूसरी चीज़ जो बड़े ऑपरेशन के लिए हुई है कि पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किया करते थे, 5-6 बच्चे पैदा किया करते थे। हम खुद 6 बहन भाई हैं, लेकिन जो मॉडर्न दौर आया उसमें फिर लोगों ने 2-2 3-3 पैदा करने शुरू किए। और 2-2 3-3 के साथ अगर खातून प्रोफेशनल है, तो फिर थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ कि जब 2-3 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द पेनलेस एब्डोमिनल डिलीवरी। इतना क्या ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, वो ज़्यादा ट्रोमेटिक है वजाइनल डिलीवरी एज़ कम्पेयर टू द बड़ा ऑपरेशन। तीसरी इसमें वजह ये है कि लोगों में भी पेशेंस कम रहा, क्योंकि वजाइनल डिलीवरी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले बच्चे की दफ़ा कम से कम 12 घंटे की दर्दें हो सकती हैं, दूसरे बच्चे की दफ़ा 8 घंटे तकरीबन। तो जो चेंज आई ज़माने में, उसमें भी कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा दर्दें जो हैं वो लेने से यानी उनको लगा कि मुश्किल है। एक और वजह डॉक्टर्स के बिहाफ पे भी आती है, जो बड़ा एक्यूज़ भी किया जाता है डॉक्टर्स को कि जी वो इतना इंतज़ार नहीं करती और जल्दी ऑपरेशन कर देती हैं। उसकी वजह ये है कि सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जो ज़रा सा भी मिडिल क्लास तबका है या जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं और अपने आप को फैसिलिटेट करना चाहता है, वो जाता है प्राइवेट हस्पताल में। अब प्राइवेट हस्पताल वाले प्राइवेट हस्पताल तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती कि 1 to 1 जो है वो उस औरत को केयर दी जाए। अब जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो 12 घंटे उस मरीज़ पे आके नहीं बैठ सकती। 12 घंटे बैठना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो उसको फिर ये बैलेंस करना होता है कि मैं सेफ़ रहूं, मरीज़ सेफ़ रहे, बच्चा सेफ़ रहे। तो ऐसी क्या सूरत हाल निकालें कि सारे सेफ़ रहें और आउटकम अच्छा हो जाए। तो उसमें से फिर एक पॉसिबिलिटी लोगों की यानी डॉक्टर की ऑप्शन भी सिजेरियन की निकल आती है। कुछ लोग एक्यूज़ करते हैं डॉक्टर्स का कि डॉक्टर्स बहुत पैसों के लिए यह कर देते हैं। हो सकता है ये फैक्टर हो, लेकिन चूँकि मैं ऐसा नहीं करती, इसलिए फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। पाकिस्तान में तो ये बहुत आम सी चीज़ हो चुकी है अभी कि जो लोगों ने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए होते हैं जी कि बड़ा ऑपरेशन किसका ये रेट है, छोटे ऑपरेशन का ये रेट है। वो मैंने पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ। यहाँ तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में तो सब कुछ फ्री है। यहाँ की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे ट्रेंड क्या है कि प्राइवेट अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं होती। और फिर ये है कि ज़ाहिर है ये प्लान डिलीवरी हो जाती है या अनप्लान नहीं होती आपके पास, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ नहीं होता लोगों के पास और वो मशीनरी नहीं होती कि जिससे आप 12 घंटे
किसी भी औरत को मॉनिटर कर सकें। तो लोगों को ये बातें नहीं पता होती, तो उसमें कुछ लोग जो रिस्क लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स के ठीक है जी हम आपकी वजाइनल डिलीवरी कराएंगे, तो मैंने फिर औरतों को मरते देखा है उसमें, और मैंने बच्चों को भी मरते देखा है। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मेरे कुछ ऐसे प्राइवेट हस्पतालों का मेरे सामने, क्योंकि हम रिसीव करते थे प्राइवेट हस्पतालों से, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती थी, तो हम प्राइवेट हस्पतालों से, छोटे छोटे मेडिकल सेंटर से हम औरत को रिसीव करते थे आखिरी मिनट पे सांस लेते हुए, कि उसको आखिरी मिनट तक इतना ज़्यादा बिठाए रखा और उसमें उसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि फिर वो बचने के काबिल ही ना रही। तो ये सारा कुछ है। तो ऐसी जब सूरत हाल बनती है तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या एडवाइस करेंगी जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, या जो उस औरत का खामद, उसका भाई, उसके जो ससुर, उसका जो फादर होते हैं, वो लोग सब बाहर खड़े होते हैं और उनकी जो सूरत हाल होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। कुछ बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि डिलीवरी के बाद कि जब कुछ मौत हो जाती है तो लोगों ने गुस्से में आके नुकसान करना शुरू कर देते हैं डॉक्टर का, हॉस्पिटल का। तो उस वक्त वालिदैन को क्या करना चाहिए, कैसे वो उस चीज़ को देखिए, चीज़ तो ट्रॉमेटिक है कि आपका कोई प्यारा जो है वो आपसे बिछड़ गया और अनएक्सपेक्टेडली बिछड़ गया। गुस्सा तो आता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि आप जिस भी जगह पे जाएं, आप जहाँ भी डिलीवरी कराना चाहें, आप प्रॉपरली पहले देख लें कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप डिलीवरी को इतना आसान ना लें। ये ना समझें कि जो हमारे एक पाकिस्तान में बड़ा के उदू भी तो बच्चे पैदा होंदे सन जो डॉक्टर नहीं सन होंदे, और घरां च पैदा होंदे सन, उदू भी तो बच्चे पैदा होंदे सन जो अस्पताल नहीं सन होंदे। भी बहुत कुछ होता था, लेकिन उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, उस वक्त मीडिया नहीं होता था, उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था। हर चीज़ बदल चुकी है। इसी तरह ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ बदल चुकी है, ह्यूमन बॉडी बदल चुकी है। हर चीज़ में चेंज आती है विद टाइम। एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा। हर चीज़ जो है वो उसमें तगय्युर आता है। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर वो सरकारी अस्पताल में रश बहुत है, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर भी चीज़ें जो हैं वो इस लिहाज से बेहतर होती हैं कि एक तो खून की सप्लाई जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। और हमारी सोसाइटी में ये भी तो देख लेना, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो बाहर सारे भाग जाते हैं। ये जो सारे खड़े होते हैं ना बाहर, ससुर और देवर और जेठ और भाई और सारे, अगर जाके बाहर कह देना कि 2-4 बोतलें खून की दे दो, तो आस्ता आस्ता सब खिसकना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ा गलत ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में कि खून देने पे कोई राज़ी नहीं होता और कहते हैं ख़रीद लें। कहाँ से ख़रीद लें? क्या नलके में से खून आता है जो जहाँ से हम प्रोवाइड कर दें? जो खून मिलता है अस्पताल में वो भी लोगों का डोनेशन किया हुआ ही मिलता है, और बेसिकली ये सदका जारिया होता है। खून देने से कोई कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि हर 4 माह बाद आपके पास सारा खून जो है वो आपका रिप्लेस हो जाता है। तो रही वो बात कि किस अस्पताल में जाएं, देख लें क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। अगर आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाला अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर सरकारी में चले जाएं। थोड़ी डिस्कम्फर्ट तो होएगी, लेकिन फिर भी आप तकरीबन सेफ़ हैंड्स में होंगे। यहाँ सरकारी प्राइवेट अस्पताल में हो सकता है कि सिर्फ आप एक नर्स के हाथों में हों या एक डॉक्टर के हाथों में हों, जहाँ ब्लड भी ना हो और जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ भी ना हों, और बात बिगड़ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा आखिरी सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़च्चा और बच्चा दोनों महफूज हैं, सूरत इस तरह की है, तो आप क्या एडवाइस करेंगी कि माँ के लिए और बच्चे के लिए जो पहले 40-50 दिन होते हैं खुराक के हवाले से उनको क्या ख्याल? खुराक पे तो मैं कुछ नहीं एडवाइस करूँगी, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खुदा के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करें। माँ बनना एक दफ़ा भी वैसा ही है, 2 दफ़ा भी वैसे ही है, तीसरी दफ़ा भी वैसे ही है, चौथी दफ़ा भी ऐसे ही है। तो हॉकी या क्रिकेट टीम बनाने की बजाय आप उतने बच्चे पैदा करें जिस पे आप सोच सकें कि आप इनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनको अच्छा बड़ा कर सकते हैं, कारामद शहरी बना सकते हैं। एजुकेशन बेसिकली टूल होना चाहिए जो आप, और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर क्या ज़रूरत है ढेर सारे बच्चे पैदा करने की। आप एक बच्चा पैदा कर लें। इंडिया पूरा जो है वो या 1 या 2 बच्चे पैदा करके और उन्हीं पे वो ज़ोर लगाता है। तो आपने तो एक फीलिंग लेनी है ना कि माँ बन गई, और बाप आपको एक बाप वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, अल्लाह मियाँ ने आपको वो दिन दिखा दिया, 1 बच्चा हो गया, 2 हो गए, तीसरा भी वही होगा, चौथा भी वही होगा। तो जब आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो बच्चों का ढेर लगाने की बजाय, और पाकिस्तान की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर साल 2.5 करोड़ बच्चा पैदा हो रहा है।
कौन ये सोच रहा है कि इन बच्चों के लिए एजुकेशन कहाँ से आएगी, इन बच्चों के लिए नौकरियाँ कहाँ से आएंगी, इन बच्चों के लिए पानी कहाँ से आएगा, इन बच्चों के लिए ज़मीन कहाँ से आएगी? कोई नहीं सोच रहा। हर बंदा सिर्फ ये कि मैं, हाँ मेरा घर और मेरे 5-6 बच्चे ज़रूर होने चाहिए। लेकिन ये बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल है। मैं जब भी पाकिस्तान वापस जाती हूँ, मैं उस लाहौर में मैंने पली बड़ी हूँ और मैंने यानी पढ़ाई की थी, जहाँ जब आबादी 10 करोड़ थी। और अब मैं जाती हूँ तो आबादी एग्जैक्टली 25 साल में डबल हो चुकी है, 20 करोड़ है। तो वो लाहौर ही नहीं लगता। और पेरिफेरल एरियाज़ की तो हालत उससे भी ख़राब है। और मुझे ये हैरत होती है कि दिमाग तो सबके पास है, तो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि घर वही हैं, जगह वही हैं, शहर वही हैं, चांसेस वही हैं, स्कूल वही हैं, कॉलेज वही हैं, नौकरियां वही हैं। तो ये जो इतनी तेज़ी से नए लोग आ रहे हैं, इनकी खपत कहाँ होगी? तो मेरा पैगाम ये है कि खुदा के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने काफ़ी सारे सवाल थे जो जिनका आपने जवाब दे दिए हैं। अभी जाते वक्त मैं आपसे आपका कोई एक कॉलम सुनना चाहूँ, अगर मुमकिन हो, चूँकि आप ख़वातीन के हवाले से बहुत काम करती हैं। वो उसकी भी लंबी दास्तान है कि जिस तरह आप ख़वातीन के लिए लिखती हैं, उनके लिए लड़ती हैं, उनके हक़ूक़ की बात करती हैं। आपके भी आप जितनी भी मैंने बात की आपसे, हर एक लफ्ज़ में ख़वातीन की इज़्ज़त जो है ना वो झलक रही थी। उनके लिए जो आप उनके लड़ रही, उनके हक़ूक़ के लिए बात की आपने। तो कोई एक कॉलम हमारे नाज़रीन की जानिब। कॉलम का उन्वान है, चिड़ियाँ दूर से धार गईं और डूब गई तालाब में चुप। हमारी किताब ज़िंदगी का एक गुनगुनाता वरक़ कुछ परिंदों की मदभरी आवाज़ों से भरा है, और वो हैं चिड़ियाँ। चिड़ियों से ताल्लुक़ बहुत बचपन में ही बन गया था। पिंजरे में कैद, ग़ुलाम, रंग बिरंगी चिड़ियों से नहीं, आज़ाद फ़ज़ाओं की बासी, लंबी उड़ारें भरती, उड़ती फिरती, चूं चूं करती चिड़ियाँ आज़ाद रूहें। हमारे अब्बा हर शाम को घर की छत पे जाते, मुट्ठी भर बाजरा बखेरते और ताज़ा पानी का कटोरा भरते। फिर ढलती शाम समय चिड़ियों के झुंड ज़मीन पे उतर आते। चिड़ियाँ इधर उधर फुदकती फिरती, दाना चुगती, पानी पीती और फिर से नीले आसमान में गुम हो जाती। हम अक्सर चिड़ियों के बहुत पास चले जाते। वो कभी खौफज़दा होके फुर ना उड़ती। ये एक बाहमी एतमाद का रिश्ता था जो बरसों पे मुहित था। ये चिड़ियों से हमारा पहला तारुफ था। हमारे घर हर शाम रेडियो बहुत बजता था। हम कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पस मंज़र में ज़िंदगी की अलामत रेडियो की आवाज़ है। तजस्सुस तो कूट कूट के भरा था, सो कोई भी लफ्ज़ और जुमला बच के जाने ना पाता। मुसरत नज़ीर जब लहक लहक के गाती, साडा चिड़ियां दा चंबाए बाबल असा उड़ जाना, यहाँ 2-3 सवाल उठ खड़े होते। आखिर ये किन चिड़ियों की बात हो रही है और उन्होंने कहाँ उड़ के चले जाना है? हमारी उस वक्त की समझ के मुताबिक तो चिड़िया बनी ही उड़ने के लिए थी, और अगर उड़ेगी नहीं तो क्या करेगी आखिर? ये चिड़ियों से हमारा दूसरा तारुफ था। दरख्त हमें हमेशा से ही मशहूर करते हैं, एक अजीब सी शान और दबदबे के साथ ज़मीन में अपनी जड़ें फैलाए, रंग रूप और साया बखेरते हुए। चिड़ियों को भी दरख्त अच्छे लगते हैं, वही तो उन्हें अपनी बाहों में घर घोंसला बनाने की जगह देते हैं। हमने चिड़ियों को दरख्तों में अपना घर बनाते देखा। पहले एक जोड़ा आता, दरख्त का जायज़ा लिया जाता, कभी इस डाल कभी उस डाल। जो ही जगह पसंद आ जाती, दोनों काम में जुट जाते। नन्ही सी जानें छोटे छोटे तिनके लाती, शाख पे जमाती और अगले तिनके की तलाश में फुर से उड़ जाती। हमने ये मंज़र बारहा देखा, 2 मत वालों का तिनका जोड़ के एक घर बनाने की आरज़ू। ये चिड़ियों से हमारा तीसरा तारुफ था। और फिर बदलते मौसमों में एक और मंज़र भी देखा। घोंसले को नन्ही नन्ही रूहों से आबाद होते देखा। माँ चिड़िया को अपने मुंह से दाना दुंका खिलाते देखा। नन्ही चिड़ियों को जवानी की दहलीज पे कदम रखते और फिर लामहदूद आसमान की वुसअतों में गुम होते देखा, अपना जोड़ा ढूंढने और नए आशियाने की तलाश में। ये चिड़ियों से हमारा चौथा तारुफ था।
जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते, कभी दौड़ते, कभी ठहरते, यूं ही एक दिन इंकशाफ हुआ कि हमें चिड़ियाँ क्यों अच्छी लगती थीं। ऐसा क्या था जो हम दोनों ही एक दूसरे को तकते थे और चाहते थे। अब्बा के इंतहाई मोहब्बत के बनाए हुए आशियाने की छत पे ही चिड़ियाँ नहीं, बल्कि आंगन में भी चिड़ियाँ पाई जाती थीं। दोनों ही अब्बा की मोहब्बत का महवर थीं और इसीलिए छत की चिड़ियाँ आंगन की चिड़ियों से खौफजदा नहीं होती थीं। जानती थीं एक ही मोहब्बत के समंदर का फैलाव है। फिर वक्त गुजरा, अब्बा के आंगन की चिड़ियों ने अपने पर खोल लिए और अब्बा ने बहुत मोहब्बत से दुनिया के उफ़क़ पे अपने आंगन की चिड़ियों को परवाज़ करते देखा, सर फ़ख्र से बुलंद किए और नम आँखों के साथ। चश्मे फलक ने वो मंज़र भी देखा जब अब्बा की इस चिड़िया ने भी उनकी दुआओं के साए में अपना घोंसला बनाया और इस आशियाने को कुछ नन्हे मुन्ने परिंदों से आबाद किया। जिंदगी दबे पांव सरकती रही। नन्हे मुन्नों के पर निकले। अब्बा की चिड़िया अब्बा की मसनद पे फायज हुई, दाना दुनका खिलाया, सर्द और गर्म से बचाया, आसमान की तपिश झेली और फिर पर खुलते देखे, नहीश जानों को मजबूत बनते देखा और एक दिन अपने आंगन की बड़ी चिड़िया को आसमान की बेपुनाह वुसअतों में परवाज के लिए उड़ा दिया। अब्बा की चिड़िया उदास थी, लेकिन फ़ख्र और इनबसात का वही आलम था जो कभी अब्बा का था। जिंदगी और आगे बढ़ी। अब छोटी चिड़िया के रुखसत होने की घड़ी थी। अब्बा की चिड़िया का दिल बोझल था, घोंसला आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था, लेकिन दिल नहीं। दिल तो गए बरसों की यादों से लबालब भरा था। फिर छोटी चिड़िया ने लंबी उड़ान भरी और दूर देश में जिंदगी बरतने जा पहुंची। जिंदगी का सफर जारी है, दिन ढल रहा है। घोंसले में अभी एक परिंदा बाकी है। वो दिन दूर नहीं जब वो नई मंजिलों की जानिब परवास के लिए उड़ान भरेगा और अब्बा की चिड़िया फ़ख्र से सर बुलंद किए खुदा हाफिज़ कहेगी, नम और उदास आंखों के साथ। घोंसले में कुछ तस्वीरें होंगी, गुजरे दिनों की आवाज़ें होंगी, जुदाई का कर्ब होगा, इंतज़ार की घड़ियां होंगी, लेकिन ज़िंदगी का यही तो फेर है जिसमें सबको घूमना ही होता है। वही जो सलीमुर रहमान साहब ने लिखा है, हम कि जुदाइयों की फसल काटने आए हैं यहाँ, हम कि जुदाइयों की फसल काटने आए हैं यहाँ, हाथ हमारे शल हुए, पैरों में दम नहीं रहा, फुर्सत अभी मिली कहाँ, इतनी पुरानी याद को कैसे संभाल कर रखें, पिछले किसी मलाल को दिल से लगा के क्या करें, दुनिया बहुत बदल चुकी। बहुत आला थी, बहुत आला। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने जो स्केच बनाया ना, शुरू से लेके आखिर तक, विदाई तक, सारे मामलात को लेके। बहुत शुक्रिया जी, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छी गपशप हुई, आपके बारे में बहुत कुछ जाना, आपकी पसंदीदा जो काम हैं, जो डॉक्टर होने के अलावा आप दूसरे काम भी कर रही हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिला और भी बहुत सारे ऐसी मालूमात जिनसे आपने हमें वाक़फ़ किया, जिससे पहले हमारी कम्युनिटी नावाक़फ़ थी। तो बहुत शुक्रिया। आपके लिए दुआ गो हैं कि आप अच्छा लिखती रहें ताकि जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा माशरा है, आपसे फैज़याब होता रहे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने फ़ोरम में मुझे बोलने का मौका दिया और उसके लिए मैं आपकी ममनून हूँ। थैंक यू जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मौका मिला। तो इसी के साथ हीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकमान दोस्ती पाइंदाबाद।